नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत आप सभी का उत्तराखंड के महासंग्राम में। तो उत्तराखंड में खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य और विभागीय सचिव के नोकझोंक का मामला किसी से छिपा नहीं है। आपको बता दें कि मंत्री रेखा आर्य विभाग के जिला आपूर्ति अधिकारियों का तबादला अपने मुताबिक और जनता के भले के लिए करना चाहती थी, लेकिन पहले ही विभागीय सचिव ने बिना मंत्री के पूछे 6 जिला आपूर्ति अधिकारियों के तबादले कर दिए। और जब रेखा आर्य ने तबादले निरस्त करने के लिए आदेश जारी किया तो फिर विभागीय सचिन कुर्वे ने उस आदेश को नहीं माना, जिसके बाद पक्ष से लेकर विपक्ष तक ने उच्च अधिकारी सचिन कुर्वे को गलत ठहराया और सचिव की निंदा की। कैबिनेट मिनिस्टर सुबोध उनियाल ने तो खुली जुबान से इसका विरोध किया कि बिना मंत्री की अनुमति के सचिव ने कैसे तबादले किए। सवाल उठने के बाद भी सचिव ने अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए तबादले निरस्त नहीं किए। वहीं ताजा मामला देहरादून से सामने आया है, जहां जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय पर राशन डीलर बायोमेट्रिक की समस्या को लेकर पहुंचे। नाराज राशन विक्रेताओं ने समस्या का समाधान न होने पर अपना आक्रोश व्यक्त किया और समस्या समाधान करने के बजाय जिला पूर्ति अधिकारी विपिन कुमार ने राशन विक्रेताओं पर ही आरोप लगा दिए और उनके कार्यालय में पहुंचकर राशन विक्रेताओं ने जमकर तोड़फोड़ की है और महिला कर्मचारियों के साथ अभद्रता की। जबकि सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद के अध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता ने कार्यालय में हुई तोड़फोड़ से साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि सभी डीलर बायोमेट्रिक के विषय को लेकर अपने लैपटॉप अपने साथ कार्यालय लाए थे और डीएसओ के सामने हमने अपनी समस्याओं को रखा, लेकिन डीएसओ ने हमारी बात नहीं सुनी और हम पर झूठा मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर दी। कि हम बाहर आए, बाहर आने के बाद जो है 15 मिनट जो है नारेबाजी की। नारेबाजी करते हुए हम लोग जो है अपना जो स्टूडियो से उतरते हुए बाहर आए। ये कहना महिला से बदतमीजी की या किसी से जो है हाथापाई की, ये सब जो है बिल्कुल गलत है। जब आप सीसीटीवी कैमरा है जी, कैमरे वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सबके पास मोबाइल है, यानी कोई भी वीडियो बना सकता है, कोई भी दिखा सकता है, ठीक है, और कोई प्रमाणित कर सकता है। कोई महिला हमारे सामने आ गए, वो कहते हैं कि मेरे पे जो है ऐसे क्यों, तो मान लेंगे सही है। ये डीएसओ तो झूठा है बिल्कुल। अगर झूठा ना होता, अब आप वो बताइए, अगर झूठे ना होते ये बताइए कि ये जो है डिप्टी कमिश्नर है, एक रैंक नीचे का क्यों लिया हुआ है इन्होंने। अगर डीएम साहब के हैं, डीएम साहब को कोई कहेगा कि आप एडीएम की सीट पर बैठ जाओ, वो चार्ज ले लो, ले लेंगे क्या? इन्होंने कैसे लिया हुआ? जबकि 2 डीएसओ यहाँ खाली बैठे हुए, 2 डीएसओ खाली बैठे हुए हैं। एक तो 2-3 दिन में टाइम कर देखें इनकी भाई कार्रवाई क्या होती है, पुलिस की कार्रवाई क्या होती है, उसके बाद हम समय लेकर के उठेंगे, अपना पक्ष रखेंगे और ये साबित करें कि या तो डीएसओ साहब साबित करें कि किस महिला के साथ में हमने बदतमीजी करी या कौन सी कुर्सी हमने तोड़ी, कौन से हमने दस्तावेज फाड़े, साबित तो करें, कुछ तो करें। या कहने से मतलब वो करें तो धब्बा है हमारे लिए, बहुत बड़ा धब्बा है समाज में। हम किस मतलब मुझ से जाएंगे, किससे बात करेंगे? हम हमारे यहाँ कार्ड ऑर्डर आती है, महिला आती है 50%, उनसे हम क्या कहेंगे? वो भी तो कहेंगे आप लोग ऐसे हैं। आपको क्या लग रहा है सर, ये अधिकारियों के सर पे कोई खुमास के तबादले को लेकर के? ये सारे के सारे प्लान हैं, ये सारे के सारे प्लानिंग के तहत हो रहा है। जैसे शासन अलग है, मंत्री अलग पड़ी हुई। मंत्री जी की कहाँ सुनी जाती है? अगर मंत्री जी की सुनी जाती तो मंत्री का अप्रूवल ना देते ट्रांसफर में जो भी हुए थे ये, जिसमें ये यहाँ आए, तो उनका भी तो अप्रूवल तो जरूरी है। अप्रूवल ना उसकी अनुमति ले लेते, कुछ तो ले लेते, मौखिक रूप से ले लेते। आज तक तो ऐसा ही होता है। थोड़ा सा बताएं कब आप जा रहे हैं जी? कब? अभी 3-4 दिन के अंदर रहता है। कौन सी मंत्री से हैं? किन से मिलेंगे? थोड़ा सा रेखा मंत्री जो है, रेखा ये जो है मंत्री। मेरा तो ये कहना है कि अधिकारियों को प्रेस से बचना चाहिए और राजनेता जो हैं, जो मंत्री हैं विभागीय, ये घुड़सवार हैं। घुड़सवार को और घोड़ा और घुड़सवार दोनों में एक ऐसा संबंध है जिसके बिना आप कोई यात्रा पूरी नहीं कर सकते। आपसी सामंजस्य से और घुड़सवार को ये जानना चाहिए कि किस घोड़े को किस दिशा में ले जाना है। अधिकारियों का कहना है ट्रांसफर करने से पहले अनुमोदन लेना जरूरी नहीं है। नहीं, ये गलत है। कोई भी स्थानांतरण शासन से बिना मंत्री के अनुबंध के जारी नहीं किया जा सकता। एक्चुअली ये कुछ राशन के दुकानदार थे, उनके साथ कुछ असामाजिक तत्व भी थे
तो इन्होंने मुझसे कोई समय नहीं मांगा था बातचीत का, अपने ये कुछ बातचीत करना चाह रहे थे बायोमेट्रिक को लेकर के और इनकी समस्याएं थी। तो जब यहाँ कार्यालय में पहुँचा तो ये लोग कार्यालय के अंदर मेरे कक्ष में बैठे हुए थे, तो मैंने इनसे बातचीत करी। इन्होंने अपनी बात मुझसे रखी। मैंने कहा ठीक है, मैं आपकी बात जो मेरे स्तर के मामलों को मैं अपने स्तर से देख लूँ, बाकी जो शासन स्तर की, उस शासन स्तर पर मैं रेफ़र कर दूँगा। ये बातचीत करने के बाद ये बाहर चले गए और मीडिया से भी इन्होंने वार्तालाप की। मीडिया भी चली गई बातचीत करके, बातचीत ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद फिर इन्होंने हंगामा किया है। इन्होंने यहाँ महिलाओं से गलत तरीके से बातचीत की और सामानों को उठा के फेंका। और तो आप देख ही रहे हैं बाहर बाकी चीज़ें। कौन लोग थे? ये राशन के दुकानदार थे, उनके साथ कुछ लोग। क्या कार्रवाई होगी? क्या डिमांड कर रहे थे सर? इनकी डिमांड्स तो देखिए, इनकी डिमांड अलग चीज़ है। इनकी डिमांड जितनी भी थी बायोमेट्रिक में हमने इनसे कुछ चीज़ें डेटा मांग रहे थे। गलत है ये, और जो हमारे संज्ञान में आया है, अगर पहले तो मैं अब ये बोलना चाहूँगा कि लोकतंत्र में भी बात कहने का सबको अधिकार है। अगर डीलर को कुछ समस्या आ रही थी बायोमेट्रिक को लेकर, जो हमारी जानकारी में आया है, और वो अपनी बात कहने आपसे आया, उनकी आपने बात सुनी नहीं और उल्टा आप उन पर मुकदमे की बात कर रहे हैं। और जहाँ तक हमारे संज्ञान में आया है कि जो कह रहे हैं कि किसी महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, प्रत्येक कार्य में सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं। आपको पहले देखने चाहिए थे क्या ऐसा हुआ है नहीं हुआ है। बिना देखे आप लोगों ने एक तरफ हिटलरशाही रवैये को अपनाते हुए आपने उनके खिलाफ तहरीर दे दी, बहुत गलत है। आप देखिए ना, ये रेखा जी के विभाग में देख लीजिए आप, इन्हें अब अपना विभाग नहीं समझ रहा है। यहाँ पर तो पूरा हिटलरशाही रवैया मुझे पूरे उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। नौकरशाही हावी है। देखिए, नौकरशाही सिर्फ खाद्य विभाग में नहीं, पूरे प्रदेश में हावी है। कोई सुनने के लिए राजी नहीं है, और जो ये कहते हैं वो करते नहीं हैं। इनकी कथनी और करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है। देखिए, यहाँ जो भी जिसको जो जिम्मेदारी मिली होती है वो काम करता है। ब्यूरोक्रेसी का जो काम है, जो पॉलिसीज़ को आगे चलाना, कैसे वो आगे उनका क्रियान्वयन होगा, कैसे वो आगे चलेंगी, कोई भी योजना है, कोई भी पॉलिसी है, उसको कैसे हम कर सकते हैं, वो उनका काम है और वो काम करते हैं। और जो मंत्री हैं वो भी अपना काम बखूबी उत्तराखंड में निभाते हैं आज। और क्या जनता के लिए सबसे बेहतर नीति होगी, क्या योजना होगी, क्या पॉलिसी है जिससे जनता को सीधे सीधे लाभ पहुंचेगा, ये उद्देश्य सरकार का है। यही उद्देश्य हमारे मुख्यमंत्री और हमारे सभी मंत्रियों का है। तो वो भी इसी एक सभी काम पे वो लगे रहते हैं। और जहाँ तक कि हावी की आप जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि जो सभी लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं। और कहीं किसी के कमी, अगर काम में कोई कोताही बरती जाती है, अगर उस काम में कोई कमी होती है, तो उसका संज्ञान सरकार और मंत्री अपने आप लेते हैं। तो अफसरशाही पर नौकरशाही हावी है, ये बात तो हम लगातार कहते रहे हैं और ये तो देखते भी रहे हैं। लेकिन इस बार तस्वीरें जो सामने आई है वो इस तरीके की है कि नौकरशाही सिर्फ हावी नहीं है, पूरे तरीके से हावी हो रही है और कुछ भी करने को आतुर है। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। सचिन गुप्ता जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, भास्कर चुग जी नेता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं, और चंद्रशेखर कांडपाल जी प्रदेश प्रवक्ता है सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद की ओर से। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले चंद्रशेखर जी, आप ही के पास आना चाहूंगी चर्चा की शुरुआत आपसे करते हुए। आखिर जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं आप पर कि कर्मचारी वहां पर गए, अलग अलग तरीके की तोड़फोड़ की गई, वहां पर हंगामा किया गया, क्या कुछ हुआ? नमस्कार जी। ये आरोप निराधार है। हम लोग तो राशन विक्रेता हैं, हमारा और कार्यालय का तो एक परिवार का रिश्ता है। हम अपने घर में अपने परिवार में तोड़ फोड़ करेंगे जाकर? हम तो अपना दर्द बयान करने गए हैं। एक लंबे समय से हम पर ये दबाव बनाया जा रहा है कि हम बायोमेट्रिक सिस्टम से इसको करेंगे। एक लैपटॉप सरकार द्वारा हमें मुहैया कराया गया था, उसके अलावा कोई नेट का हमें खर्चा नहीं देते, कुछ नहीं देते। कई बार नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, अपना डाटा हम लोग खर्च करते हैं। और आज आवंटन इतना कम हो चुका है कि हम लोगों के आय के कोई जरिए हमारे पास नहीं रह गए। जो लोग किसी प्रकार से इन प्रकार अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी तो व्यवस्था बड़ी दयनीय है। और बच्चा भी जब रोता है, बच्चा जब माँ के आगे रोता है तो माँ उसे दूध पिलाती है। ये परिवार हमारा है, ये हमारे मुखिया हैं, जिला पूर्ति अधिकारी महोदय, हमारे पूर्ति निरीक्षक महोदय, खाद्य विभाग के अधिकारीगण, ये तो हमारे मुखिया हैं ना, हमारे परिवार के मुखिया हैं। हम इनके संतान की भांति हैं। हम अपना दुख दर्द इनको बयान करने जब जाते हैं तो ये हमारी बात तो सुन नहीं रहे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे एक राशन का दुकानदार सप्लाई डिपार्टमेंट और जनता के बीच में एक सेतु का कार्य करता है, एक मध्यस्थ का कार्य करता है, हम पैसा अपना लगाते हैं,
सरकार द्वारा FCI SFC को राशन देती है, SFC के गोडाउन से हम उठाते हैं और उसे हम जनता में बांटते हैं, है ना। तो जैसे हम पूर्ति विभाग और जनता के बीच में एक मध्यस्थ का कार्य करते हैं, वैसे ही राशन डीलर और शासन के बीच में जिला पूर्ति कार्यालय के जो लोग हमारे हैं वो लोग एक मध्यस्थ का कार्य करते हैं। अब जब ये एक मध्यस्थ का कार्य कर रहे हैं तो जो हमारे मध्यस्थ हैं, हमारे जो जिला पूर्ति अधिकारी महोदय हैं, हम उनके सम्मुख अपना दर्द बयां करने गए हैं और कई मर्तबा हमने जो है अपना दर्द उनके आगे बयां किया। हम उनसे कह रहे हैं साहब हमारी ये परेशानी है, हमें नेटवर्क आज आप देखिए एक चतुर मेरी आप पूरी बात में कह नहीं पाया, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी कम से कम 40 से 45 हजार रुपया महीना उसको मिलता है। आप हमें लाइसेंसी कहते हैं, तो क्या लाइसेंसी घर फूंक के तमाशा देखने के लिए होता है भाई? आप शराब वाले को शराब का लाइसेंस देते हैं, क्या वो घर फूंक के तमाशा देखने के लिए दे रहे हैं उसको? हमें इतना तो दे दीजिए जिससे हमारा जीविकोपार्जन हो जाए। और ये आरोप लगाना कि साहब राशन विक्रेताओं ने स्टाफ के साथ अभद्रता करी, कैसी बात कर दी? हमारी दुकान में तो 90% महिलाएं आती हैं, हम तो उनका बड़ा सम्मान करते हैं। ये देवभूमि है, ये तो नारस्तु पूजनते रमन्ते तत्र देवता, हम तो नारी जाति का बड़ा सम्मान करने वाले लोग हैं। ठीक है चंद्रशेखर जी, मैं फिर से लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से, बात आपकी पूरी मैं सुनूंगी। सचिन गुप्ता जी, आखिर ये क्या कारण है? और ये पहला मामला नहीं है, रेखा आर्य तो ऐसी मंत्री हैं जिन पर लगातार अफसरों से ना बनने के मामले सामने आते रहे हैं उनके खिलाफ, और अब सिर्फ नौकरशाही हावी नहीं है, सिस्टम में ऊपर से लेकर नीचे तक किस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है वो आप देख सकते हैं। चंद्रशेखर जी कह रहे हैं कि जो भी राशन डीलर्स पर आरोप लगाए हैं तमाम निराधार है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं वहां पर। व्यथित मन से ये कहना पड़ रहा है कि उत्तराखंड के अंदर लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, नौकरशाही। ठीक है चंद्रशेखर जी, आ रही हूँ एक बार फिर से आ रही हूँ आपके पास। सचिन गुप्ता जी, धन्यवाद जी। आप इसे अपनी बात को आपको दोबारा बोलना पड़ेगा क्योंकि इसमें चंद्रशेखर जी बीच में बोलेंगे तो आवाज नहीं आ रही। ठीक है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि मंत्री रेखा आर्य जो है उन पर तो शुरुआत से ये मामले उन पर चले आ रहे हैं, उनके अलग अलग अफसरों से ना बनने के मामले हमेशा सामने आते हैं, लेकिन अभी अफसरशाही जो है उस पर नौकरशाही इस कदर हावी है कि पूरे सिस्टम में ऊपर से लेकर नीचे तक यही देखने को मिल रहा है। देखिए ऐसा नहीं है, हाँ जहाँ तक बात ये है ट्रांसफर का विषय भी बीच में आया है, तो माननीय मंत्री रेखा आर्य जी और सभी विभागीय मंत्री का एक विशेष अधिकार होता है कि उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कोई ट्रांसफर होते हैं, मान लो PSO रैंक के अगर कोई ट्रांसफर हैं तो वो उनकी संस्कृति से होने चाहिए। और निश्चित रूप से जो है अगर इससे ट्रांसफर नहीं, ये जो ट्रांसफर का मसला है सचिन गुप्ता जी, ये जो ट्रांसफर का मसला है इसमें जो देहरादून के DSO है वो वही ट्रांसफर है जो सचिन कुर्वे ने बिना रेखा आर्य के अनुमति के किए थे, और उसके बाद ये जो मनमानी है वो इस तरीके से चल रही है कि चंद्रशेखर जी बता रहे हैं कि राशन डीलर वहां पर पहुंचे, बायोमेट्रिक की व्यवस्था को लेकर अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे वहां पर, लेकिन उन पर ही उल्टा आरोप लगा दिए गए अलग अलग तरीके के, महिलाओं से अभद्रता के आरोप उन पर लगाए गए, तोड़फोड़ के आरोप लगाए गए, और तमाम आरोपों को निराधार बता रहे हैं वो। देखिए जो भी कल वहाँ प्रदर्शन हुआ है राशन डीलरों द्वारा, ये एक जांच का विषय कि वहाँ पर राशन डीलर और अधिकारी मौजूद थे और इनके आपस का जो है विवाद है, और ये जांच होगी, इसमें निश्चित रूप से जो है जो भी सत्य होगा वो सामने आएगा। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है पारदर्शी रूप से जो है आम जनता तक राशन पहुँचे, ईमानदारी के साथ जनता को राशन मिले, बिना हिचकिचाहट के जनता को राशन मिले, बिना परेशानी उठाए जनता को राशन मिले, ये सरकार का दायित्व है। इस सरकार के दायित्व चाहे वो DSO का ट्रांसफर द्वारा किया गया हो या मंत्री द्वारा किया हो, इसमें राशन डीलरों को बीच में आने की मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता है। दूसरा, अगर राशन डीलर अपनी कोई समस्या लेकर DSO के पास गए हैं, जब उसके अधिकारी के पास गए हैं, तो ये जिम्मेदार है, क्योंकि जैसा कि चंद्रशेखर जी ने कहा कि वो एक मध्यस्थता का काम करते हैं सरकार के और जनता के बीच में। एक जिम्मेदार है, जो सरकार है उनको राशन देती है, उनको बांटते हैं, उसके बदले में उनको कमीशन मिलती है, और वो राष्ट्र पार्टी की जिम्मेदारी राशन डीलरों की। लेकिन अगर राशन डीलरों को डाटा की समस्या आ रही है या राशन डीलरों को उस राशन को बांटने के लिए कोई सारी समस्या आ रही है, तो उसका DSO को उस समस्या का निवारण करना चाहिए और उनकी बात को सुनना चाहिए। लेकिन मैं जरूर कहना चाहूँगा कि अभी जिस प्रकार चंद्रशेखर से कहा कि उनका कोटा कट गया है या पहले जो है राशन जो वो लोग बांटते थे उस सबको दिक्कतें नहीं आती थी, लेकिन मैं कहता हूँ कि बायोमेट्रिक से आम जनता को जो है कहीं ना कहीं जो है राशन पारदर्शिता रूप से मिलेगा, और उसको दुरुस्त करने के लिए उसको ये मांग रखनी चाहिए कि हमारे को जो नेट व्यवस्था है या फिर जो उसको बायोमेट्रिक की जो समस्या आ रही है, बायोमेट्रिक मशीन की जो समस्या आ रही है, इसका समाधान होना चाहिए। ना कि ये हो कि हमें बायोमेट्रिक से हम राशन नहीं बांटेंगे या बायोमेट्रिक के माध्यम से हम लोग राशन बांटना हमारे को कठिन हो रहा है, क्योंकि ये पारदर्शी व्यवस्था है। जितना राशन जनता के लिए अलॉट हुआ है उतना राशन जनता के माध्यम से मिले, क्योंकि पहले ये शिकायतें कई बार आया करती थी कि राशन डीलर कहा करते थे कि अगर उनके पास
500 कार्ड हैं या उनके पास 2000 यूनिट राशन कार्ड है, उनको राशन जो है 1500 यूनिट का दिया जा रहा है, और राशन वो पूर्ति कैसे करें? तो अब तक दूध का पानी का पानी होगा। और जो भी राशन उन्होंने बांटना है, अगर उन्होंने 2000 यूनिट का राशन बांटना है तो बकायदा उनका बायोमेट्रिक होगी और उनके पास जितना अलॉट होगा उसका भी उनके पास एक डाटा होगा। तो मैं केवल इतना ही कहूंगा कि चाहे वो ठीक है। जिला अधिकारी हो, जिला पूर्ति अधिकारी को राशन विक्रेताओं के साथ सुननी चाहिए, क्योंकि जनता की समस्या का निवारण की जो है राशन डीलरों की समस्या के बाद ही होगा। तो इसलिए जो है अगर जिला पूर्ति अधिकारी ने इस तरीके से कृत्य किया तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और भविष्य में जो है हम भी इसमें जिला पूर्ति अधिकारी के माध्यम से सरकार से बात करेंगे कि जितने राशन डीलर है उनकी समस्या निवारण हो, और अगर कोई गुजब करने की बात आ रही है तो उसको संज्ञान में लेके पूर्णतः जांच के बाद ही जो उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए। ठीक है सचिन गुप्ता जी। भास्कर चुग जी, अभी तक तो मंत्रियों पर जो नौकरशाही है वो हावी थी, लेकिन अब नीचे तक का जो सिस्टम है वो ही पूरा हावी हो रहा है अपने मंत्रियों पर और अधिकारियों पर, क्योंकि जिस तरीके से जो कह सकते हैं कि जो ट्रांसफर बिना मंत्री की इजाजत के किया गया था सचिन कुर्वे द्वारा, सचिव द्वारा, वो ही ये मंत्री है, वही ये डीएसओ है जो अब अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं। नमस्कार मुस्कान जी जी। और एएनबी न्यूज के सभी दर्शकों को, अपने साथ में पैनलिस्ट जो हैं उनको भी नमस्कार करता हूं। असल में क्या है कि केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, ये नीतियां ही पूरी तरह से अव्यावहारिक हैं। बायोमेट्रिक प्रणाली एक ही स्थिति में सफल हो सकती है जब बायोमेट्रिक प्रणाली के लिए पूरे देश के अंदर उचित सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं। कल मैं उत्तरकाशी से देहरादून आ रहा था, और उत्तरकाशी से देहरादून आते हुए रास्ते में अनेक गांव, अनेक कस्बे ऐसे पड़े, वहां पर नेटवर्क ही नहीं था मेरे मोबाइल में। तो जब नेटवर्क ही नहीं होगा तो हमारे पहाड़ का दुकानदार, हमारे ग्रामीण क्षेत्र का दुकानदार बायोमेट्रिक प्रणाली के लिए 2 सिग्नल का इंतजार करते हुए आखिर कब तक अपने कस्टमर को बिठा के रखेगा? पहला प्रश्न तो ये है। दूसरा हमारा कहना ये है कि डीएसओ साहब ने ये बताया नहीं है अब तक, और ना ही किसी सरकार के प्रवक्ता ने, किसी पार्टी के प्रवक्ता ने ये बात नहीं बताई है। आप बायोमेट्रिक को तो जबरदस्ती लादना चाह रहे हैं, जिससे आम जनता को जब बायोमेट्रिक पूरी तरह लागू हो जाएगा, जो परेशानी होगी, तब लोगों की समझ में आएगा कि वास्तव में इससे क्या परेशानी होने वाली है। लेकिन जहां तक सवाल जनता को पूरा राशन मिलने का है, हम भी कहते हैं जनता को पूरा राशन मिलना चाहिए और इसके लिए हम लगातार प्रयास भी करते हैं। मेरा एक सवाल है, जब सबके आधार कार्ड लगे हुए हैं राशन कार्ड में एक एक यूनिट का आधार कार्ड लगा हुआ है, तो राशन में कैसे फर्जीवाड़ा हो सकता है, ये समझने वाली बात है। इसको कोई अधिकारी, कोई प्रवक्ता, कोई भी व्यक्ति ऐसा समझा दे कि आधार कार्ड भास्कर जी इसका मैं आ रही हूँ सचिन जी, आ रही हूँ सचिन जी, जब मैं बात कर लूंगा उसके बाद आप जरूर कहिएगा अपनी बात को। सबका एक एक यूनिट का आधार कार्ड लगा हुआ है, तो आखिर कैसे फर्जीवाड़ा हो सकता है? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि राशन दुकानदारों के पास कुछ रजिस्टर हुआ करते हैं, जिसकी बहुत पुरानी व्यवस्था है, आज की नई व्यवस्था नहीं है, बहुत पुरानी व्यवस्था है। इनके पास स्टॉक रजिस्टर होता है, इनके पास बिक्री रजिस्टर होता है, इनके पास सेल टैक्स रजिस्टर होता है। तो जब ये सारे के सारे रजिस्टर, इनको डेली सेल टैक्स रजिस्टर तो कम से कम डेली इनको मेंटेन करना होता है। जब भी राशन की दुकान पूरा दिन खुलती है और शाम को सेल टैक्स रजिस्टर मेंटेन होता है, तो इसको चेक करने की जो जिम्मेदारी है, छापा मार के या बिना छापा मारे चेक करने की जिम्मेदारी एआरओ की होती है, जो स्थानीय क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी या पूर्ति निरीक्षक होते हैं। तो यदि वो अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करते हैं तो राशन में फिर भी फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता। फिर सवाल ये आता है कि डीएसओ कार्यालय ने एक रिपोर्ट दर्ज करा दी, एफआईआर, जो कि प्रथम दृष्टया, प्रत्येक, मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, प्रथम दृष्टया साफ साफ दिखाई देता है कि ये पूरी तरह से फेक एफआईआर है, क्योंकि डीएसओ कार्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। क्या उनकी क्लिपिंग चेक की गई? किससे मारपीट हुई? कौन व्यक्ति ऐसा है जिसको थप्पड़ मारा गया या कुछ और बदतमीजी? कौन सी कुर्सी तोड़ी, किसने तोड़ी? ये सब जांच पहले होनी चाहिए थी, उसके बाद एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। अब हो क्या गया, एक आप किसी के व्यक्ति के विरुद्ध तहरीर देते हैं तो पुलिस कहती है कि पहले इसकी जांच करेंगे, उसके बाद एफआईआर करेंगे। 2-3 दिन 4 दिन के बाद एफआईआर लॉन्च होती है, यदि उसको सत्यता पाई जाती है। इस मामले में डायरेक्ट एफआईआर लॉन्च हो जाती है और जांच इसमें अब तक हुई नहीं है, जो कि जांच होनी चाहिए थी। अगला सवाल मेरा ये है कि एक समय में एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि डीएसओ साहब की मैं बाइट सुन रहा था, वो कह रहे थे कि कुछ राशन डीलर मेरे से बिना समय लिए मिलने आ गए। तो क्या राशन डीलर इस प्रदेश के नागरिक नहीं है? क्या राशन डीलरों की आवाज डीएसओ को सुनने का फर्ज नहीं है? और आपको तो एक तरह से आप ये देखिए कि उत्तराखंड के अंदर 2 डीएसओ तो ऐसे हैं जो खाली बैठे हुए हैं, जिनके पास चार्ज ही नहीं है।
और आपको एक डीएसओ बनाया गया, जबकि आप उपायुक्त हैं। उपायुक्त काफी डीएसओ की सीट स्वीकार करने को तैयार कैसे हो गया, जबकि 2 डीएसओ ऐसी जगह चार्ज दिए? ये प्रश्न है मेरे। ठीक है, चलिए सचिन जी जल्दी से जवाब दीजिएगा भास्कर जी के प्रश्नों का, उसके बाद मैं चंद्रशेखर जी के पास जाऊंगी। देखिए, निश्चित रूप से भास्कर जी ने तो कहा कि राशन डीलरों के माध्यम से नीचे जो है भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है, लेकिन तथाकथित कुछ दुकानों पे जो है जिस प्रकार की शिकायतें आती हैं, उन शिकायतों को दूर करने के लिए बायोमेट्रिक की व्यवस्था शुरू है। जो 2 रजिस्टर की जिन्होंने बात की है साहब ने, बिल्कुल जो है, क्योंकि लेकिन वो जो रजिस्टर होते थे वो रजिस्टर मैनुअल होते थे, उसमें किसी प्रकार से जो है जो ग्राहक है, जो राशन उठाने वाला होता था वहां पर, उसके केवल जो औपचारिक मार्ग हस्ताक्षर किए जाते थे, लेकिन उसका कोई ऑथेंटिक जो है व्यवस्था नहीं होती थी कि हस्ताक्षर राशन लेने वाले के हैं या किसी अन्य व्यक्ति के हैं। इसलिए बायोमेट्रिक की व्यवस्था सरकार द्वारा लागू की गई और ये सभी विभागों में लगभग है। आप जो है किसी विभाग में जाए तो वहाँ पे आज का बायोमेट्रिक की व्यवस्था, अगर आपने कोई फॉर्म भरा है किसी उसमें, अगर आप लाइसेंस बनाने के लिए आज जाते हैं किसी कार्यालय में, तो वहाँ पे आपकी बायोमेट्रिक एंट्री होती है, उसके बाद आप उसके अंदर एंटर कर पाते हैं। यही व्यवस्था राशन विक्रेताओं की दुकान पर लगाई गई है कि जो राशन लेने वाला है, एक घर में अगर एक राशन कार्ड है, उसकी 5 यूनिट है, उस 5 यूनिट में जो 5 व्यक्ति है उनके, उन 5 के बायोमेट्रिक के अंदर वो जो है अधिकृत है। उन 5 में से कोई भी एक व्यक्ति वहाँ पर आए और अंगूठे का निशान लगाए, उसमें जो राशन ले सकता है। और उससे ये भी व्यक्ति का लाभ है कि अगर एक दुकान पे 2000 यूनिट है राशन की, तो अगर वहाँ पे उस महीने में 1500 यूनिट केवल जो है राशन उठान किया गया, तो 500 यूनिट का शेष वो खाते में दिखाएगा दुकानदार की। तो ये पिछले पहले कोई ऐसी व्यवस्था लागू नहीं थी, इसलिए उसका लाभ मिल रहा है। सरकार भ्रष्टाचार खत्म करना चाहती है, इसलिए बायोमेट्रिक की व्यवस्था शुरू करेगी। ठीक है चंद्रशेखर जी, ये जो बायोमेट्रिक की व्यवस्था है, इससे आखिर व्यापारियों को, राशन विक्रेताओं को दिक्कत क्या है? क्योंकि ये तो जनता की सुविधा के लिए है और इसमें तो जो राशन विक्रेता उन्हीं को फायदा होगा। मैं सचिन जी की बात का 100% समर्थन कर रहा हूँ। पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। राशन विक्रेता बायोमेट्रिक के लिए मना कहाँ कर रहा है? राशन विक्रेता तो बायोमेट्रिक व्यवस्था के लिए मना नहीं करा। आप उसको सुविधा भी तो मुहैया करा दो। आप तो उसको सुविधा मुहैया ही नहीं करा रहे। वो तो अपना डाटा यूज कर रहा है, अपना सब कुछ कर रहा है। नेटवर्क की 20 मरतबा प्रॉब्लम आ रही है। ये पहले कहते थे फर्जी राशन कार्ड, कौन सा फर्जी राशन कार्ड? अभी भास्कर जी ने इस बात को बोला है, सचिन जी भी कह रहे हैं कि परिवार में यदि 5 व्यक्ति है तो 5 की तो आईडी लगी हुई है, 5 की यूआईडी उस पर लगी है। संपूर्ण भारतवर्ष में योजना लागू हो रही, हमने कहा मना किया? जब अगर राशन विक्रेताओं को तकलीफ होती तो मान्यवर, जिस वर्ष में सरकार ने कहा था कि साहब राशन कार्ड बगैर यूआईडी के जो है नहीं बनेंगे, तो राशन विक्रेता विरोध पे आते। किसी राशन विक्रेता ने विरोध किया हो तो मुझे बता दीजिए। आज तक तो किया नहीं, ना अब कर रहे। जब सबकी यूआईडी लगी हुई है तो राशन तो उसके परिवार का ही व्यक्ति लेगा। जो नीडी है उसी का कार्ड बना होगा। कार्ड राशन का दुकानदार तो बनाता नहीं, संबंधित जो विभाग हमारा है उसके पूर्ति निरीक्षक बनाते हैं। 2017 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो आज हमारे सम्मानित उपायुक्त महोदय हैं और उपायुक्त होने के बावजूद जिला पूर्ति अधिकारी का भी कार्यभार संभाल रहे हैं। मुझे नहीं पता इनका क्या इंटरेस्ट है या सचिव महोदय ने इन्हें यहाँ क्यों भेजा। इनकी कार्यशैली अच्छी होगी या नहीं होगी, मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद ने ये 2014 और 15 में जब ये योजना शुरू हुई थी, NFS वाली और बायोमेट्रिक वाला जो सिस्टम जब शुरू हुआ था, तो 2017 में हमारे उत्तराखंड सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद के सम्मानित अध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता जी, क्योंकि अभी उन्हें परिचर्चा में आपके साथ भाग लेना था, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस वजह से वो भाग नहीं ले पाए, तो मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में अभी यहाँ पर बैठा हूँ। तो माननीय जितेंद्र गुप्ता जी ने 2017 में माननीय यही महोदय जो आज जिला पूर्ति अधिकारी के पद पर नियुक्त हैं, इन्हीं को एक लिखित में दिया था कि साहब इसमें 50% अपात्र लोगों के, सरकार कह रही है बड़ी अच्छी बात है कि पात्र को हाँ अपात्र को ना, बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, हम लोग भी तो कहीं से पात्र हैं, इस बात के हकदार हम भी तो हैं कि 30 से 35 हजार रुपया महीना हमको भी तो मिले। जो राशन विक्रेता है उसकी रोजी रोटी के बारे में भी थोड़ा सा सोचा जाना चाहिए। आपकी समस्याएं आखिर चंद्रशेखर जी क्या है? मेन समस्याएं ये है कि सरकार आपको बायोमेट्रिक के लिए सुविधाएं नहीं दे रही, ये समस्याएं हैं आपकी? देखिए, सबसे पहली शुरुआत होती है बायोमेट्रिक की सुविधा नहीं देगी। दूसरी समस्या होती है मैम, भूखे भजन न होई गोपाला, ये ले अपनी गंठी माला। क्या भूखे भजन हम कर लेंगे? हम दुकान का किराया हम लोग वहन कर रहे हैं, लैपटॉप इन्होंने सिर्फ हमें दिया हुआ है, डाटा हम लोग उसको वो कर रहे हैं। अगर एक देखिए हम इसमें बायोमेट्रिक में कराएं उसमें कराएं, पहले मुश्किल से 4 से 5 मिनट जब हम लोग सीधे रजिस्टर पे साइन करा के राशन देते थे तो इतना ही समय खर्च होता था। अब कई बार पांचों, एक अंगूठा और 4 उंगली और दूसरे हाथ का एक अंगूठा और 4 उंगली लगाने के बाद 3-3, 4-4 बार लगाने के बावजूद भी उसका ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाता। एक उपभोक्ता के साथ 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। उपभोक्ता को भी जल्दी है, सबका समय अनमोल है साहब, कीमती है, वो हमारे पास है, हमारा सम्मानित उपभोक्ता है। जरूरी नहीं कि हम भी अच्छे मूड में बैठे, कई बार हम भी घर से किसी मूड में आते हैं, तभी दुकान पर बहस भी हो जाती है। हमने सरकार से एक मांग करी थी, हमें सहायक उपलब्ध करा दीजिए।
जो लैपटॉप चला लेगा, सामान तोड़ने का काम हम कर लेंगे। सरकार ना हमें सहायक उपलब्ध नहीं करा रही, हमें 15 से 20 हजार रुपये सहायक के दे दीजिए, और 30 से 35 हजार रुपये तो हमारे भी बनते हैं। सचिन जी बैठे हैं, उनकी सरकार है। ठीक है सचिन जी, आप भी ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे भाई, कम से कम 35,000 रुपया तो एक चतुर्श्रेणी कर्मचारी को मिलता है। इतनी व्यवस्था हमारे लिए कराई, पूरी भाई। ठीक है, जवाब ले लेते हैं चंद्रशेखर जी आपके सवालों का। सचिन जी मैं जवाब देना चाहूंगा इसका, और मेरे ख्याल से आप भी मुझसे भली बात की परिचित होंगे, क्योंकि मैं नगर निगम का पार्षद रहा हूँ, और मेरा और राशन विक्रेताओं का जो जितने भी राशन विक्रेता है, देहरादून के हो चाहे यहाँ के हो, मैं समय समय से आपकी बातें भी उठाई है और समय समय से आपकी दुकानों का, आपकी कार्य प्रणाली का विरोध भी किया है। और वर्तमान में भी मैं केवल एक प्रश्न जरूर करना चाहूंगा कि बायोमेट्रिक लागू होने के बाद ऐसी क्या समस्या इतनी बड़ी उत्पन्न हो गई कि आज दुकान का किराया भी याद आ रहा है, आज बिजली का किराया भी याद आ रहा है, आज अन्य चीज की व्यवस्था, जिसकी समय समय पे सरकार ने आपका भाड़ा भी बढ़ाया है, सरकार ने आर्य भास्कर जी आ रहे हो। व्यवस्था भी ठीक है चंद्रशेखर जी आ रहे हो चंद्रशेखर जी, एक बार सवाल पूरा होने दीजिए, उनका जवाब होने दीजिए, फिर आ रहे हो। जो राशन आप पहले जो अपने भाड़े को उठा के लाते हैं, सरकार ने कहा उसके राशन का उठान का बहन भी जब सरकार पूरा करेगी। तो मेरा एक कहना यह है कि जब सरकार ने एक पारदर्शी व्यवस्था लागू करने की बात की, बायोमेट्रिक की, ठीक है कि आपका विषय हो सकता है कि आपको कहीं कनेक्टिविटी का खर्चा मिलना चाहिए, जो महीने में आपको कनेक्टिविटी आप जेब से खर्च कर रहे हैं उसका खर्चा आपको मिलना चाहिए, जायज है। सरकार से की मांग आपने पहुंचाई है, निश्चित रूप से सरकार इसमें कोई ना कोई निर्णय लेगी। लेकिन बायोमेट्रिक लागू होने के बाद अचानक ये सब चीजें कैसे आई कि हमें खर्चा अलग से मिलना चाहिए, दुकान का किराया हम लोग दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। तो इस चीज पर आ रही हूँ चंद्रशेखर जी आ रही हूँ। ये आज से लगभग कोई राशन वितरण प्रणाली आज से तो शुरू हुई है, वर्षों से चलती आ रही है। उससे पहले मैंने कभी किसी राशन विक्रेता के मुख से नहीं सुना कि हमारे को बिजली का वो चाहिए, बिल चाहिए, या हमारे को जो है राशन की दुकान का किराया पे उसका हमें चाहिए, भाड़ा चाहिए, कहीं कोई ऐसी बात नहीं थी। कि बायोमेट्रिक शुरू होने के बाद ऐसी क्या पारदर्शी व्यवस्था सरकार ने शुरू कर दी कि सभी राशन विक्रेताओं को बायोमेट्रिक से चिंता होने लगी कि बायोमेट्रिक लागू होने के बाद हमारे खर्चे खत्म हो गए या हम खर्चे नहीं कर पाएंगे, ऐसी क्या व्यवस्था हो गई है। इसलिए जो है मेरा कहना केवल इतना ही है कि सरकार पारदर्शी व्यवस्था, ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं, लागू करना चाहती है। इसलिए आप सब लोग सहयोग करें। अगर आपकी जो भी जायज मांगे, सरकार आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, मैं भी जो है व्यक्तिगत रूप से जो है माननीय रेखा आर्य जी के संज्ञान में विषय को रखूंगा, और निश्चित रूप से कोई ना कोई समाधान निकलेगा, और दोनों जब मिलकर चलेंगे जनता का लाभ निश्चित रूप से होगा। ठीक है, उम्मीद की जाती है कि जनता का लाभ, साथ साथ राशन विक्रेताओं के बारे में जरा सोच ले तो बेहतर होगा। चंद्रशेखर जी मैं लौट रही हूँ आपके पास। भास्कर जी कुछ कहना चाह रहे हैं सचिन जी की बातों में। भास्कर जी जी, भास्कर जी बोल रहे हैं या भास्कर चुग जी? भास्कर चुग जी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए संपर्क उनसे टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। चंद्रशेखर जी आप जवाब दें। हाँ जी, मैं सचिन जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रख रहा हूँ। ऐसा नहीं है सचिन भाई, देखिए अपने हमारे कमीशन को, हमारे मानदेय के लिए, हमारी अन्य मांगों के लिए, हमारे खर्चे के लिए, हमारे दुकान के लिए, हमारे एक अतिरिक्त तोड़ने वाले सहायक के लिए, ये मांग तो हम बहुत पहले से करते आए हैं सचिन जी, ये आज की मांग नहीं है। लेकिन सरकार ने मांगे भी आपकी बहुत सी मांगे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने मांगी है। सरकार, मैंने ये कहा था कि मांग नहीं मांग रहे, मैं तो आपसे कह रहा हूँ आप अध्यक्ष बने, ये सौभाग्य होगा हमारा कि आप हमारी समस्या का समाधान करें सचिन भाई, बड़ा अच्छा लगेगा। नहीं, मैं तो पहले आपको कह रहा हूँ कि आपसे अगर नेट की प्रॉब्लम आ रही है, आपको लग रहा है कि आपको जो नेट है वो आपको जेब से खर्च करना पड़ा, उसके लिए सरकार से हम बात करेंगे। अभी आपका जो आपको बोला कि सचिन भाई ये सबसे छोटी कमी बताई हमने, सबसे पहली शुरुआत नेट से करी है, और उसको लैपटॉप को चलाने के लिए भी एक अतिरिक्त उसकी आवश्यकता होती है। दुकान में धूल तक खरीदना होता है, अगर एक व्यक्ति अलग से बैठ के उसको बार बार तो लैपटॉप में प्रॉब्लम आ जाती है सर। ये तो बड़ी हल्की वैसी चीज है, डेलिकेट चीज है ना, जहाँ पे गेहूं की और चावल की धूल मिट्टी उड़ रही होती है, वहाँ पर लैपटॉप चलाना अपने आप में थोड़ा सा कठिन सा हो जाता है। और एक एडिशनल काम बढ़ गया, क्योंकि रजिस्टर में भी एंट्री करना है, लैपटॉप में भी करना है, उससे पैसा लेना है और सामान भी तोड़ के देना है। तो इतनी चीजें हमको उसके लिए सहायक उपलब्ध करा दीजिए, या कुछ लैपटॉप चलाएंगे, हमारा काम पहले लैपटॉप कि आप राशन विक्रेता के साथ साथ आप सभी लोग जो है हमारे देहरादून के उत्तराखंड के नागरिक भी है और मेरे सभी भाई भी हैं।
अगर आप हम तो कहीं भी कोई आवश्यकता पड़ेगी और लगता है कि आपके माध्यम से जनता को लाभ मिलेगा और आपकी भी परेशानी दूर होगी, तो सचिन गुप्ता जो है पूर्ण रूप से आपका सहयोग करेगा। आपकी बात का मदद आपके बीच का जो है सेतु बनते हुए जो सरकार के बीच में आपकी बात को पहुंचाने का, उसको मनवाने के जरूर प्रयास करेगा। लेकिन मेरा यहाँ अगले जरूर दोबारा से रहेगा कि सरकार जो भी निर्णय लेती है वो जनहित में लेती है, जनता के हित के लेती है। इसके लिए हम सबको मिलकर एक सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। हम सरकार के राशन बांट रहे हैं, सरकार योजना बनाती है, सरकार का विरोध नहीं कर रहे। और सचिन भाई, हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे और जिला अधिकारी को आप सुन लीजिए सचिन गुप्ता जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, चंद्रशेखर जी। जी मैं बोलूं? जी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ सचिन भाई, हम सरकार का विरोध कहाँ कर रहे हैं? हमने तो सरकार का विरोध कभी किया ही नहीं। हम तो अपनी बात को सरकार के पास तक जिला पूर्ति अधिकारी के माध्यम से, क्योंकि वो मध्यस्थ हैं हमारे और शासन के बीच में, जिला पूर्ति अधिकारी महोदय मध्यस्थ हैं। और हमें तो बड़ी प्रसन्नता हुई हमने जब देखा कि जिला पूर्ति अधिकारी देहरादून के जो राजधानी के हैं उनका तबादला कर दिया गया और यहाँ पर उपायुक्त महोदय को बैठा दिया गया जो उनसे एक पद ऊपर है। वही एक पद ऊपर वाले व्यक्ति तो ज्यादा अनुभवी होंगे। हमने तो सोचा था बड़े प्यार से हमारी बात को सुनेंगे उपाध्यक्ष महोदय और शासन स्तर तक पहुंचाएंगे, सचिव महोदय तक पहुंचाएंगे। एक बार इन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से अभी 5-7 दिन पहले कहा, जब मैं भी इनके साथ गया था, इन्होंने कहा कि साहब हमारे आप सचिव साहब से, तो इन्होंने बड़े प्रेम से कहा, हमें बड़ा अच्छा लगा कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र गुप्ता जी को और हमारे साथ जो 2 लोग जाएंगे, सचिव महोदय तक हमारी बात पहुंचाई जाएगी। अब हम सभी जुबान से इस बात को कह रहे थे कि सचिव महोदय तो माननीय जो हमारी खाद्य विभाग की सम्मानित मंत्री जी है, महिला है, वो उन्हीं का नहीं सम्मान कर रहे हैं। हमें तो बड़ी तकलीफ होती है। ये लोकतंत्र है महोदय, हम किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो हमारी सम्मानित मंत्री हैं, लोकतंत्र है इस देश के अंदर में, प्रदेश के अंदर में, तो अगर ये नौकरशाही सरकार चलाएंगे, इन्हीं की रेंगा मस्ती चलेगी, तो भाई फिर मंत्री जी का क्या है? माननीय सुबोध नियाज जी ने खुल के इस बात को बोला है कि भाई उन्हें भी अपनी सीमाओं में रहना चाहिए। माननीय गणेश जोशी जी ने इस बात को बोला है कि भाई वो IAS है, ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन आखिर निर्वाचित सरकार है साहब, निर्वाचित है मंत्री जी। अगर ये उनकी बात को ही नहीं रख रहे हैं जो हमारे विभागीय सचिव महोदय, तो हमारी पीड़ा को क्या समझे? और वो वहाँ तक की तो बात छोड़ दीजिए, हम तो सीधे सचिव महोदय से नहीं मिलेंगे ना, हमारे लिए तो जिला पूर्ति अधिकारी महोदय मध्यस्थ है और वो तो एक रैंक ऊपर वाले हैं साहब। बहुत बधाई देते हैं मेरे को कि एक रैंक ऊपर होने के बावजूद एक रैंक नीचे का पदभार इन्होंने ग्रहण कर लिया। शायद इनके मन में एक ललक थी, एक भावना थी कि साहब ये भी क्योंकि देवभूमि के हैं, माननीय विपिन कुमार साहब हमारे उपायुक्त जी यहीं के हैं देहरादून की, इनको लगा होगा कि यार मैं देवभूमि के जो हमारे ये राशन के दुकानदार हैं जिन्होंने कोरोना वॉरियर के रूप में जो है संघर्ष किया, काम किया, सरकार के बात को माना है, ये हमारे पक्ष में कुछ अच्छा काम करेंगे। इन्होंने तो जनाब हमारी बात ही नहीं सुनी। माननीय उपायुक्त महोदय कहते हैं कि आपको मानदेय मिलता है, कौन सा मानदेय मिलता है साहब बता दीजिएगा। सचिन गुप्ता जी, जो कमीशन है बाबा आजम के जमाने का था, हाँ 18 पैसे में, और जो NA पैसे का आया उसका अलग है। NA पैसे में व्हाइट वाले कार्ड ही इतने कम है कि उसमें क्या नंगा नहा ले और क्या निचोड़ दे। अरे एक ही दुकान के अंदर में सुनिएगा जनाब, PHS NA पैसे वाले में तो कमीशन अधिक है और SFI में आज तक बाबा आजम के जमाने का 18 पैसे देता है। जितना किराया में सरकार देगी उससे अधिक तो हम अपना व्यय कर लेते हैं। ठीक है चंद्रशेखर जी, आ रही हूँ फौरन आपके पास एक बार फिर से। सचिन गुप्ता जी, बात घूम फिर कर एक बार फिर से वहीं आ गई है कि आखिर जब नौकरशाही अपने इस तरीके से मनमानी करेंगे तो आखिर कैसे उन पर विश्वास करें। और जिस तरीके से कह रहे हैं कि DSO जो है वो तो एक पद ऊपर के हैं, उन्होंने एक पद नीचे का पदभार ग्रहण कर भी लिया है, तो भी मनमानी इस तरीके की, और मनमानी ऐसी कि अगर उनके पास कोई अपनी समस्या लेकर आए तो वो इस तरीके के आरोप लगा देंगे कि वहां पर तोड़फोड़ की है, महिलाओं से अभद्रता की। आखिर ये कैसे संभव, ये कैसी है नौकरशाही? देखिए मुस्कान जी, नौकरशाही जो है नियम के साथ कार्य करे, जनहित के लिए कार्य करे, ये सरकार के माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के सख्त निर्देश हैं। और मैं फिर दोबारा अपनी बात को दोहराता हूँ कि अगर जो है राशन विक्रेता अपनी समस्या को लेकर गए हैं तो DSO अधिकारी को इस बात को सुनना चाहिए, उनकी बात को जो है उस पर विचार विमर्श करना चाहिए। जो उनके स्तर से, क्योंकि जिला पूर्ति अधिकारी जिले का अधिकारी है, इस चीज को लेकर जो है उनके विभाग का जो अधिकारी है उसके पास अधिकार है सुरक्षित कि वो इन समस्याओं का समाधान अपने स्तर से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने इस बात को नहीं सुनी है तो ये इनके पास और अधिकार है कि ये उनके ऊपर अधिकारी के पास अपनी बात को रख सकते हैं और आगे जा सकते हैं। विभागीय मंत्री देहरादून के अंदर बैठते हैं, वहां पर जाकर अपनी बात को रख सकते हैं। और जो कृत्य ये बोल रहे हैं कि कल वहां पर जो है प्रदर्शन हुआ और तोड़फोड़ की रिपोर्ट कराई गई है या अन्य और वाद विवाद वहां पर हुए, तो एक जांच का विषय निश्चित रूप से जब जांच होगी तो सब सामने आ जाएगा। जब वहाँ पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं तो उसके बाद जांच का विषय बनता ही क्या है? CCTV कैमरे चेक करवाइए ना। देखिए सुनिए, आरोप लगाने के लिए हर कोई व्यक्ति स्वतंत्र, चाहे वो अधिकारी हो चाहे एक राशन विक्रेता हो चाहे एक आम नागरिक हो, लेकिन जांच
जो उन्होंने आरोप लगाया उसको सिद्ध करने के लिए कोई तो जांच होगी ना, चाहे वो जो है मौखिक जांच हो, चाहे वहाँ पे जाके लिखित जांच हो, चाहे वो कैमरे के माध्यम से जांच हो। तो वो जांच जब होगी तो सामने तथ्य आएगा कि वहाँ तोड़फोड़ हुई, मारपीट हुई या क्या वहाँ पर हुआ है। अंदर बैठ के उस चर्चा में ना वहाँ आप शामिल थे, ना मैं शामिल था, वहाँ केवल अधिकारी और राजनीतिक पर शामिल थे। तो उन्होंने आरोप प्रत्यारोप दोनों के ऊपर एक दूसरे को ऊपर किया है। तो इसलिए जो भी सामने आएगा वो जांच के बाद ही सामने आएगा। और जहाँ तक मेरा FIR को लेकर विषय है, FIR ठीक है, यह सरकार की प्रक्रिया है और एक बड़ी व्यवस्था ऐसे कि जब दो विभाग के एक ही विभाग के अंदर जो इतना बड़ा व्यवस्था हो, एक अधिकारी ने कोई शिकायत करी है तो सरकार जिसमें पुलिस प्रशासन भी जो है अपनी जो है और से शिकायत दर्ज करता है। लेकिन जब जांच होगी तो सामने आ जाएगा दोनों का तथ्य। और अगर इनकी कोई बात है, अगर कोई विषय, तो मैं फुल बोल रहा हूँ इनको कि अगर कोई आप लोग की समस्या है और वो ऐसी गंभीर समस्या जिसके माध्यम से जो है राशन वितरण करने में बहुत बड़ी कोई समस्या आ रही है, तो निश्चित रूप से जो है हमारे माध्यम से भी जो है सरकार जो माननीय मंत्री के पास विषय को रखा जाएगा और जो समस्या समाधान हो सकेगा वो निश्चित रूप से उसका समाधान निकाला जाएगा। ऐसा नहीं है। बीच में भी एक बात, चंद्रशेखर जी आपके संज्ञान में है या नहीं है, लेकिन अधिकतम विजय गुप्ता जी और कई अन्य लोगों के संज्ञान में एक बार घटतोली की शिकायत मेरे पास आई थी कि जब आप गोदाम से माल उठाते घटतोली, तो सचिन गुप्ता था जिसने भी आपके पास शासन प्रशासन तक पहुंचाई थी। उसके बाद जो घटतोली का विषय जो है समाचार पत्रों की सुर्खियां बना और उसके बाद जो है वो समस्या भास्कर जी क्षमा चाहूंगा बीच में रोक रहा हूँ, वो समस्या आज भी वैसी की वैसी है। 50 किलो का कट्टा आज भी 51 मिल रहा है और निकलता उसमें 48 किलो है। यही स्थिति चावल में है, गर्मियों में वैसे ही सूख जाता है। जो सीजन की बात होती थी शॉर्टेज की, वो तो सारी खत्म हो गई। आप बायोमेट्रिक की बात कर रहे हैं, आपने उसमें आधार ऑथेंटिकेशन कर दिया, सब कुछ कर दिया। जितना मेरा अलॉटमेंट है कम से कम 1 कुंटल में आधा किलो की छूट का भी तो अतिरिक्त होगा ही मुझे, और इनको मिलता है। जो हमारे गोडाउन वाले हैं, जो FSC का स्टेट फूड कॉर्पोरेशन का जो गोडाउन है, इनको उसमें जो छूट मिल जाती है, हमें वो भी नहीं मिलती। उतना वजन हमारा घटता है, कौन से हेड से पूरा करेंगे महोदय? हम तो ये नहीं समझ पा रहे। हमें तो उतना 1 कुंटल में आधा किलो अतिरिक्त हमें मिलना चाहिए, जो शॉर्टेज आ जाती है, जो शुरू से मिलती है। रजिस्टर में कॉलम बना हुआ है, उसका GO भी है, वो हमें अब नहीं मिलता। हम एक मध्यस्थ के साथ ही कार्य कर रहे हैं, करते रहेंगे। हम सरकार के विरोधी कहीं से भी नहीं, हम सरकार के हर निर्देश का पालन करते हैं। सरकार हमारे बारे में भी कुछ सोच ले, और हम सरकार को किसी माध्यम से दे रहे हैं, क्योंकि हमारे सरकार ने तो सोचा ही है, समय समय पे कमीशन बढ़ाने का काम किया। और अभी 10 दिन पहले सरकार ने जो है व्यवस्था बनाई कि जो ढुलान की व्यवस्था पहले आप लोगों के अपने पास से आपके जेब के खर्चे से दी जाती थी। अभी आपने बताया जो समस्या का हल किया, वो तो बता रहे हैं कि समस्या 10 की 10 बनी हुई है। वजन में समस्या का समाधान 2017-18 के अंदर ये व्यवस्था मेरे सामने आई थी, मैंने उसका निराकरण कराया भी। उसके बाद जो है राशन डीलर ने मुझे बोला भी कि इसमें व्यवस्था बनी है। अभी अगर आज ये चंद्रशेखर जी बता रहे हैं तो मेरे संज्ञान में जिससे को नहीं, क्योंकि मैं राशन की दुकान मेरे पास शिकायत है, उसके लिए मैंने व्यवस्था बनाई अधिकार से। भास्कर जी, जब हम वहाँ पे सामान तोड़ने के लिए उनसे सचिन गुप्ता जी, चंद्रशेखर जी सचिन गुप्ता जी हैं जी। भास्कर जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ, मुझे आपकी आवाज मिल रही है जी। आपका कनेक्शन बीच में टूट गया था, इस वजह से आपसे चर्चा नहीं हो पाई है। लेकिन मैं वही कह रहा था मैडम कि मैं विकास नगर में हूँ इस टाइम बैठा हुआ जी, और विकास नगर में भी आपसे बात करते करते मेरा कनेक्शन टूट गया, नेटवर्क गायब हो गया। तो बायोमेट्रिक प्रणाली के लिए, बायोमेट्रिक प्रणाली एक ऐसी चीज है, सोच बहुत उच्च स्तर की हो सकती है कि इससे का फायदा होगा, लेकिन हम उस तरह की पहले व्यवस्था तो बना दें। कुछ भी कार्य करने से पहले हमारे पास अभी व्यवस्था उस तरह की नहीं बनी है कि हम बायोमेट्रिक को लागू कर सकें। कि विकास नगर में आज नेटवर्क गायब था 10 से 15 मिनट, तो ऐसे जो राशन लेने के लिए व्यक्ति जाएगा उसको कितनी समस्या होगी, और राशन बांटने वालों को कितनी समस्या होगी, इस चीज को समझना पड़ेगा। दूसरी बात में भी गुप्ता जी कह रहे थे थोड़ी देर पहले जब मेरा कनेक्शन टूटा था कि जो समस्या है वो अचानक से क्यों याद आने लग गई राशन डीलरों को। देखिए, ना तो मैं राशन डीलर हूँ, ना राशन डीलरों का एजेंट हूँ, और ना उनके पक्ष में बात करने के लिए बैठा हूँ। मैं जनता की बात करूंगा। शायद हमारे भाई सचिन गुप्ता जी को इस बात की जानकारी नहीं है कि राशन डीलर अपनी समस्या जो आज ये उठा रहे हैं, भाड़े की या और समस्याएं, और जो मंथली इनकम की बात है, ये आज से नहीं उठा रहे। तो इन समस्याओं को बहुत पहले से उठाया जा रहा है, और समय समय पर चाहे किसी की भी सरकार रही हो, इन समस्याओं का समाधान करने के प्रयास हुए हैं निश्चित रूप से। लेकिन समस्याएं जो होती हैं वो होती हैं, उनका पूरा समाधान कभी हो नहीं पाया। और गुप्ता जी ने एक बात और कही
कि आप जो है देहरादून में उच्च स्तरीय अधिकारी बैठे हुए हैं, अरे डीएसओ से उच्च स्तरीय तो उपायुक्त हैं, तो क्या उपायुक्त से कहने के लिए फिर उसी डीएसओ के पास जाएंगे? और उस उपायुक्त से पहले वो सचिव साहब है, कुर्वे साहब, जिन्होंने इनको यहाँ पे भेजा है, 2 डीएसओ खाली बैठे होने के बावजूद, तो क्या उन कुर्वे साहब के पास जाएंगे, वो इनके विरुद्ध सुन लेंगे? फिर आपने ये कहा कि विभागीय मंत्री बैठी हुई है, अरे मान्यवर मंत्री जी की तो पहले नहीं सुनी। पुष्कर सिंह धामी जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इतना अच्छा न्याय किया रेखा आर्य जी के प्रकरण में और कुर्वे जी के प्रकरण में, जो 2 लोगों का प्रकरण हुआ था, इतना अच्छा न्याय किया कि इस प्रकरण से पूरे प्रदेश के अंदर एक साफ संदेश दिया कि मंत्री जी की हार हो गई है और अधिकारी साहब की जीत हो गई है, जबकि बैलेंस निर्णय भी लिया जा सकता था और रेखा आर्य जी की कुछ न कुछ सुनी जा सकती थी। तो वो बैलेंस निर्णय ना होने की वजह से ये इस तरह की समस्या सामने आई है कि एक अधिकारी को आपने पूरा का पूरा जिता दिया और जो जनता का प्रतिनिधि है उसकी बात सुनी नहीं गई। ऐसा संदेश विभाग में, राशन विक्रेताओं में, राशन लेने वालों में, सब में गया। आपने अभी कमीशन वाली बात कही थी कि आपका कमीशन बढ़ाया है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, कितने राशन डीलर हैं ऐसे हैं, अब कांडपाल जी बैठे, मुझे पूरी जानकारी नहीं होगी, जो फ्री राशन कोविड काल से लेकर अब तक बटा है, क्या राशन डीलरों को उसका कमीशन मिला है? क्या राशन डीलरों को उसका भाड़ा मिला है? या उन्होंने कोविड की जो ये फ्री राशन वाली सेवा या उसके बाद ही फ्री राशन वाली सेवा ये फ्री ऑफ कॉस्ट की है? ये मैं जानना चाहता हूँ सरकार से भी और राशन डीलरों के प्रतिनिधि से भी। आप अभी कह रहे थे कि अधिकारी ने आरोप लगा दिए और आरोप लगाना हर एक का हक है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आरोप अधिकारी लगाएगा तो तुरंत एफआईआर हो जाएगी, और वही आरोप यदि डीएसओ के विरुद्ध जितेंद्र गुप्ता जी या कोई और राशन डीलर या कोई जनता का व्यक्ति लगाता तो क्या पुलिस तुरंत एफआईआर कर लेती? ये एक सोच वाली बात है। ये एक सामान्य नागरिक आचार संहिता, सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात करते हैं, तो क्या ये वास्तविकता धरातल पर है कि अधिकारी जो जनता के पैसे से तनख्वाह लेता है उसकी एफआईआर तो एकदम दर्ज हो जाएगी, उसकी तरफ से दी गई, और जनता की तरफ से यदि उसके विरुद्ध एफआईआर कराई जाती तो वो दर्ज होने से पहले जांच होगी? ऐसा क्यों होता है? असल में कार्य इस तरह से होना चाहिए, समाज के बीच में, जनता के बीच में एक संदेश जाए, राशन डीलरों का हो या जनता का हो। जब ये प्रणाली बायोमेट्रिक वाली पूरी तरह से लागू हो जाएगी, मैं खुद कह रहा था पहाड़ों से कल के रास्ते से मैं आया, पूरे रास्ते मैडम नेटवर्क नहीं था, और जब नेटवर्क नहीं होगा आप नेट का भी पैसा देते रहो, कमीशन देते रहो, नेट का भी आप दे दो, महीने का 10 GB वाईफाई लगवा दो, लेकिन जब नेटवर्क ही नहीं है तो कहाँ से चलेगी बायोमेट्रिक प्रणाली? कम से कम उसको चलाने के लिए पहले बेसिक अरेंजमेंट तो आप कर दो कि वहाँ नेटवर्क तो हो कम से कम। सज्जन गुप्ता जी जवाब दे दीजिए आप सारे सवालों का। मैं भास्कर सिंह जी का जवाब देना चाहूंगा। इसको भास्कर सिंह जी कह रहे हैं कि नेटवर्क नहीं है, तो वो विकास नगर बैठे हैं, वहाँ पे भी नेट से ही बात कर रहे हैं। पूरे उत्तराखंड के अंदर मुझे नहीं लगता है कि किसी भी कोने में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आज जो है उत्तराखंड का नागरिक जो है या देश का नागरिक जो है मोबाइल पे बात ना कर रहा हो, इंटरनेट उपयोग ना कर रहा हो। मैं भी 3 दिन पहले जो है जौनसार क्षेत्र में जरा डामटाल लाखा मंडल क्षेत्रों में गया था, हमारे कार्यक्रम था, मैंने वहाँ से अपने फोन से लाइव चलाया, बढ़िया इंटरनेट के माध्यम से वहाँ काम चल रहा था, और पूरे पहाड़ी क्षेत्र है वो, मतलब दुर्गम क्षेत्र ऐसे है जहाँ पे जो है दुर्गम क्षेत्र है, जहाँ पर जो है आदमी को पैदल चल के जो है कई सारी जगहों पे ऐसा पहुंचना पड़ता है, ऐसे गांव है, लेकिन मुझे कहीं पे नेटवर्क की प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं दिखी। सामान्यतः कई बार मौसम के कारण कोई ऐसी समस्या हो सकती है, और अब तो ऐसी जगह क्षेत्र में भी जहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम हुआ करती है उसको भी सरकार जो है दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं। आपके केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, यमुनोत्री, गंगोत्री, चारों धामों में जो है नेट काम कर रहा है। तो मुझे नहीं पता है कि भास्कर सिंह जो है कौन से क्षेत्र की बात कर रहे हैं और कहाँ की बात कर रहे हैं, मेरे संज्ञान में, जबकि वो खुद बैठ के भी विकास नगर में कह रहे हैं कि मैं वहाँ से लाइव बात कर रहा हूँ और लाइव डिबेट में बैठा हूँ। और दूसरा एफआईआर की बात अगर आप करते हो तो एफआईआर का मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है एफआईआर जो है वो विभागीय द्वारा की गई है। निश्चित रूप से जितेंद्र गुप्ता जी द्वारा जो है पहली रिपोर्ट नहीं की गई है, पहली रिपोर्ट जितेंद्र गुप्ता जी द्वारा की गई थी, निश्चित रूप से जो एफआईआर उनकी तरफ से दर्ज होती है, क्योंकि एक प्रक्रिया है और विभाग के पास कानूनी व्यवस्था है कि वो जो है एफआईआर कोई कराने आता है तो पहली प्रार्थना पत्र उस पर रिपोर्ट करे जाए। तो ये कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया को कानून के हिसाब से काम कर देना चाहिए, हमें हर उसमें भी जो है इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और व्यवस्था के रूप में मैं फिर बोलता हूँ कि बार बार समय समय पे जो मांगे जो है हमारे राशन विक्रेता द्वारा की गई है, वो मांगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने उसको पूरा करने में, बढ़ाने में, कमीशन बढ़ाने में और व्यवस्थाएं बनाने में भारतीय जनता पार्टी सरकारों ने हमेशा जो है राशन विक्रेताओं का सहयोग किया है। और अभी मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ कि 10 दिन पहले ही जो राशन ढुलान एससीआई के गोदामों से अपनी राशन की दुकानों तक लाने के जिस तक का खर्चा जो है राशन विक्रेताओं को वहन करना पड़ता था, उसके लिए भी सरकार ने कहा है कि वो लाने का ढुलान का व्यवस्था भी जो है सरकार वहन करेगी। तो सरकार हमेशा इन चीजों को समझ रही है, हमेशा इन बातों को महसूस कर रही है कि राशन विक्रेताओं पे जो है खर्चे को कम किया जाए
ताकि उनकी आमदनी को ठीक है सचिन गुप्ता जी, चंद्रशेखर जी ने कुछ आपसे जरूरी वो कह रहे हैं कि लैपटॉप चलाने के लिए एक सहायक उपलब्ध करवा दीजिए और बायोमेट्रिक के लिए उन्हें कंपनसेशन के रूप में उन्हें कुछ राशि का वो मांग कर रहे हैं। ये बता दीजिए कब तक पूरी होगी? नहीं, राशन विक्रेताओं को अगर जो है लैपटॉप चलाने के लिए जो है सहायक की अगर व्यवस्था करने पड़ जाए तो मुझे नहीं लगता है कि ये राशन वितरण प्रणाली जो है पटरी को उतर पाएगी। क्योंकि अगर विभाग में किसी को ये कहा जाए कि आप कंप्यूटर चलाओ तो वो कहे नहीं जी मैं कंप्यूटर मैं तो नहीं चलाना सीख सकता, लेकिन मेरे नीचे एक सहायक रखो वो चला लेगा, तो ये तो कहीं भी जो है मुझे नहीं लगता है कि ये व्यवहारिक मांग है। ये व्यवहारिक मांग नहीं है क्योंकि सहायक जो है किसी भी रूप में सहायक जो है मुझे नहीं लगता है सरकार व्यवस्था बनाना चाहे तो सरकार स्वतंत्र सरकार अपने बजट के हिसाब से करे, लेकिन मेरे हिसाब से ये व्यवहारिक मांग नहीं है। अगर राशन विक्रेता राशन की दुकान चला रहा है वहाँ पर बैठकर तो उनको जो है कंप्यूटर चलाना भी आना चाहिए और कोई बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं है। बायोमेट्रिक सामान्य व्यवस्था वाली बात है, आपको जो है उसमें आप लोगों को इस प्रक्रिया को सीखना चाहिए। अगर कहीं क्लासेस की दिक्कत है तो मैं विभाग से बात करके जो है आप सभी लोगों ने क्लासेस अरेंज कराऊंगा। आप 10 दिन का 15 दिन का जो है आप कोर्स करिए, लेकिन इसकी व्यवस्था आप लोग खुद स्वयं चला सकते हैं। सचिन भाई चंद्रशेखर जी, सचिन भाई ये व्यवहारिक इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक एडिशनल काम राशन विक्रेता को मिला है, उसको रजिस्टर भी भरना है, सामान भी तोलना है, बायोमेट्रिक को भी चलाना है, कई बार नेटवर्क की प्रॉब्लम है, सर्वर डाउन है, ये तमाम चीजें हैं। विभाग अगर एक व्यक्ति तो अगर कोई सहायक रहेगी चंद्रशेखर जी, अगर कोई सहायक रखा जाएगा तो नेटवर्क की प्रॉब्लम तो उसके सामने रहेगी। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि कोई व्यवस्था सरकार ने बनाई है, उस व्यवस्था में हम लोग क्या सुंदर ढंग से व्यवस्था को अमेंडमेंट करके जनता तक एक जो है साफ उसमें पारदर्शी राशन डिलीवर कर सकते हैं। हमारे को उसमें जो है व्यवस्था बनानी चाहिए कि ना कि ये व्यवस्था बनानी चाहिए कि अलग अलग तरीके की मांग ना पूरी हो पाए और वो ये व्यवस्था तो उतर ही ना पाए। मेरी बात तो आपने की बात तो सुनिए, अगर सरकार का एक व्यक्ति और बैठ जाएगा तो ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा आ जाएगी ना, वो भी तो देख लेंगे एक बार आके। हम तो कहते हैं हमें अपने राशन विक्रेताओं पे जो है पूर्ण विश्वास है और हमें ये भी पता है कि जो भी सरकार ने योजना बनाई है धरातल पर उतारने के लिए राशन विक्रेता काम करेंगे, लेकिन जहाँ की समस्या सचिन भाई मैं बड़ा आभारी हूँ, बड़ी खुशी हुई मुझे जब आपने कहा कि हमें अपने राशन विक्रेताओं पर पूर्ण विश्वास है। बिल्कुल, बड़ा मुझे है। कोविड कार्यकाल में आपके किए गए कार्य सभी सराहनीय है, सरकार भी इसकी सराहना। धन्यवाद सर। कोविड में तो हम लोगों ने हमारे साथियों ने जान गंवाई है, उन्हें भी पैसा नहीं मिला। माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने राशन विक्रेताओं को कोरोना वॉरियर घोषित किया था और 10 लाख रुपए का जो है किसी भी दुखद घटना होने पर उनकी मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए स्वीकृत उनके लिए केंद्र उन्हें दिए जाएंगे। आज तक हमारे राशन विक्रेताओं को वो मुद्रा भी नहीं मिल पाई। हम अपनी अगर कोई ठीक है, आ रहे चंद्रशेखर जी। और सचिन गुप्ता जी, एक सवाल तो मेरा भी रहेगा आपसे, एक सवाल मेरा भी आपसे। आपने अभी खुद कहा कि हमें अपने राशन विक्रेताओं पर पूरे तरीके से विश्वास है, तो फिर ये जो FIR है इस पर जल्द से जल्द मुझे लगता है कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर राशन विक्रेताओं पर विश्वास है तो मुझे नहीं लगता वो इस तरीके की हरकत कर सकते होंगे कि महिलाओं से अभद्रता की बात कही गई है और जिस तरीके की बातें कही गई है उसमें तो जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए ना। मुस्कान जी, दोनों एक ही विभाग का विषय है, जिला पूर्व के अधिकारी भी इन्हीं के अधिकारी है और रिपोर्ट कराई गई तो निश्चित रूप से इनके लिए कोई एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र दी होगी और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि कोई भी अन्याय नहीं होगा। अगर जो है इन्होंने किसी भी प्रकार का राशन विक्रेता द्वारा वहाँ पर जो है जिस प्रकार के आरोप इनके पर अगर वो आरोप नहीं साबित होते किसी प्रकार से तो किसी भी राशन विक्रेता के अन्याय नहीं होगा और अधिकारी पे भी अगर अधिकारी करे तो उसके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई आश्वस्त करता हूँ आपको। सचिन भाई, हम पर जो निराधार अनर्गल आरोप लगाए गए हैं वो साबित हो जाता है, हमारा CCTV लगा हुआ है, देख लीजिए, हमारे फिंगरप्रिंट ले लीजिए, इन्होंने अगर मैं आपको बोला ना सरकार बिल्कुल पुलिस प्रशासन बिना जांच करे आपके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी, इस चीज के लिए आश्वस्त मैं करता हूँ आपको। और दूसरा अगर किसी भी प्रकार से जो है हिटलरशाही अगर अधिकारी कोई करने की कोशिश करेगा तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ना ही जो उसकी मनमानी। बर्दाश्त तो कर रहे हैं आप, मनमानी तो बर्दाश्त कर रहे हैं, ये तो मत कहिए कि बर्दाश्त की जाएगी या नहीं। ठीक है सचिन गुप्ता जी, चंद्रशेखर जी लौट रहे फौरन, लौट रहे आप दोनों के पास आ रही हूँ। ठीक है सचिन जी, ठीक है आ रही हूँ। चंद्रशेखर जी आपके पास भी आ रही। भास्कर जी, जिस तरीके से अभी सचिन गुप्ता जी कह रहे हैं कि कोई मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन ये मनमानी ही तो है जो बर्दाश्त की जा रही है। सचिन कुर्वे जो हैं वो अपने आप ट्रांसफर किए जा रहे हैं, मंत्री रेखारे की कोई सुनने को तैयार नहीं है और उसके बाद उनके ट्रांसफर किए गए अधिकारी ये सब कर रहे हैं।
तो ये मनमानी तो हुई। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने जैसा है कि विभागीय मंत्री की सहमति के बगैर पूरी तरह से पहले नैनीताल के जिला पूर्ति अधिकारी को 11 दिन के लिए ठीक है चंद्रशेखर जी, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। भास्कर जी से मेरा सवाल था। भास्कर जी। मुक्का जी, पूरी तरह से तानाशाही है और मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये जो प्रकरण हुआ इसको सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण कह देना और जांच का विषय कह देना उचित नहीं है। इससे तो समाज में ये संदेश गया है कि यदि अपनी कोई वाजिब मांग उठाने के लिए कोई व्यक्ति सरकार के अधिकारी के पास जाएगा और वहां यदि उससे उसकी बहस हो गई तो सरकारी कार्य में बाधा का, महिला से अभद्रता का और तो दुनिया भर के और एलिगेशन उसके ऊपर लगा दिए जाएंगे। और ये केस अदालतों में ना मैडम, ये 1 साल 2 साल 3 साल नहीं चलते। FIR लॉन्च हो गई ना, ये 5-5 7-7 10-10 साल केस चलते हैं। और फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। FIR की फुल फॉर्म बता रहे थे सचिन गुप्ता जी कि फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है तो पहली एप्लीकेशन वहां पर जाती है। मुझे लगता है दोनों पक्षों की ओर से FIR तो करवा दी जानी चाहिए। जी, मैं ये कह रहा हूँ मैडम कि FIR चले एक तरफ से हुई, लेकिन दूसरी तरफ की जो क्रॉस रिपोर्ट हुई होगी वो दर्ज नहीं हुई होगी, ऐसा मेरा आइडिया है। लेकिन जो एक तरफ की हुई है, कई साल तक ये कोर्ट में केस चलते रहते हैं और जब तक केस से व्यक्ति बरी नहीं होता या सजा नहीं होती उसको समाज दोषी की निगाह से देखता है। तो आज तो हमारे जितने भी राशन विक्रेता, जितने भी राशन डीलर हैं, जब तक इस केस का कोई रिजल्ट नहीं आएगा तब तक तो दोषी की निगाह से देखे जाएंगे ना। सारे अखबारों में, सारी मीडिया में तो हो गया कि इन्होंने महिला से अभद्रता कर दी। अब महिलाओं के बीच में क्या इमेज रह गई राशन डीलर की। और दूसरी बात, मैंने पहले भी एक सवाल उठाया था कि उत्तराखंड में चने की दाल आप जो है 2 किलो दे रहे हैं उपभोक्ता को 57 रुपए किलो के हिसाब से, हिमाचल में वो 33 रुपए किलो है। आखिर क्या सब्सिडी का फर्क है या किसी और चीज का फर्क है? दिल्ली से दाल तो एक ही कंपनी से आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? और उस दाल में भी माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी संबंधित राज्य की उनकी तस्वीर लगी है, सरकार की एक ही उनकी है। तो फिर साहब उत्तराखंड के साथ देवभूमि के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? 33 और 57 में तो साहब 20 रुपए का अंतर आ गया। चलिए सचिन गुप्ता जी, अब इन बातों का भी जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं निश्चित रूप से अगर ये दाल का ये विषय ला रहे हैं तो ये अन्य राज्य का कोई विषय मेरे संज्ञान में इस विषय को नहीं है, क्योंकि ये अभी विषय इन्होंने मेरे सामने रखा है कि वहाँ पे इस रेट का और इस रेट का डिफरेंस तो निश्चित है मेरे पास है। सबूत है। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, सबूत है तो सबूत जो है रखने के लिए नहीं होते, सरकार के सामने प्रस्तुत करने के लिए होते हैं। प्रस्तुत कर दिए सीएम साहब को आप बिल्कुल जो है वो कॉपी आपने भेज दिया तो जो है हमारे तक भी वो कॉपी पहुंचे, ताकि क्योंकि डिबेट में हम बैठे हैं आपके माध्यम से कोई बात अगर हमारे संज्ञान में है तो हमें भी जो है विभाग में या सरकार में रखने के लिए आसानी होती है। दूसरा जो है जो बार बार जो है FIR की बात होती है, बार बार FIR के लिए मैं यही कहना हूँ कि FIR एक कानूनी प्रक्रिया है। उस कानूनी प्रक्रिया में जो है अगर किसी विभाग ने या किसी व्यक्ति ने पहले कोई रिपोर्ट करी है तो पहली रिपोर्ट उसी की लिखी जाएगी। और मैं फिर पूछना चाहता हूँ चंद्रशेखर जी से, भाई चंद्रशेखर जी ने वहाँ पे अगर वहाँ पे कोई बात हुई है तो ये रिपोर्ट उन्होंने वहाँ पे करी नहीं करी, पहली रिपोर्ट इनकी क्या विभाग की थी, क्या विषय थे, हमने सारे विषय तो चंद्रशेखर जी बताएंगे, जितेंद्र गुप्ता जी बताएंगे, हमारी तरफ से जितेंद्र कुमार जी बताएंगे। ठीक है, चलिए बता रहे चंद्रशेखर जी। हमारी तरफ से माननीय कोई FIR नहीं है, हम तो कोई गलत इरादा लेके गए तो अब अगर जो है कानूनी प्रक्रिया में विभाग ने कोई प्रार्थना पत्र दिया है तो कानून ने अपना काम किया FIR दर्ज करने का। अगर करना दर्ज होता प्रार्थना पत्र दिया था FIR तो एक तरफ से होनी है। सचिन भाई, मैं आदरणीय भास्कर जी की बात से अपने आप को संबद्ध करता हूँ कि यानी कोई व्यक्ति कोई भी अपनी समस्या को लेकर किसी अधिकारी के पास जाएगा, उसको सुनने का कोई इरादा नहीं है तो उसके खिलाफ FIR करा दे। ये तो मतलब अराजकता हो गई ना। चंद्रशेखर जी, मैंने जब सबसे पहले मैंने अपनी डिबेट शुरू करी थी, मैंने केवल एक ही बात कही थी कि अगर DSO द्वारा आपकी बात नहीं सुनी गई है, आपकी बात को तवज्जो नहीं दी गई तो ये उनकी गलती है और ये जो है 100% जो उन्होंने जो है गलती करी है। ये तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ इस चीज को लेकर, DSO को सुनना चाहिए। बात की जा रही है, DSO साहब हम पर एलिगेशन लगा रहे हैं कि हमने महिला से अभद्रता करी, छोटे मुंह पर होगा, जांच में सब सामने होगा। अगर DSO गलत कार्रवाई कर रहे हैं, DSO गलत शिकायत कर रहे हैं लोकतंत्र है महोदय। मैं रहता देहरादून में हूँ, मेरा मूल निवास अल्मोड़ा है, सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ से श्रीमती रेखा आर्या जी हमारी सम्मानित विधायक चुनी गई है, बहुत अच्छी हमारी वो लीडर है, खाद्य जैसा महत्वपूर्ण विभाग वो संभाल रही हैं
एक महिला का एक नौकर का अपमान कर रहा, तो महिला उत्पीड़न तो वहाँ हो रहा है भाई। सब कहाँ है उपायुक्त महोदय, इन्हें क्यों नहीं दिखाई देता कि हमारे सरकार के और सचिव के बीच का था वो आपसी सहमति और माननीय मुख्यमंत्री। ठीक है चंद्रशेखर जी, ठीक है चंद्रशेखर जी, ठीक है, लौट रही हूँ मैं आपके पास। सचिन जी आपके पास भी लौट रही हूँ। भास्कर साहब आखिरी कमेंट अपना रखिएगा, समय समाप्ति की ओर है। मैडम, मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से इस विवाद का फैसला किया और एक तरफा क्या नाम जो अपने ऑफिसर साहब हैं उनके पक्ष में निर्णय दे दिया और उनके साथ द्वारा किए गए सारे तबादलों को वैलिड घोषित कर दिया, इससे वाकई में जो है जिसने नौकरशाह है उनका रुतबा बढ़ा है और वो चंद्रशेखर जी आ रहे हैं आपके पास। हावी होने की कोशिश कर रहे हैं विभाग के अधिकारियों पर भी, विभाग के जितने राशन डीलर हैं उनके ऊपर भी और जनता के ऊपर भी। उनका हौसला इतना बढ़ गया है कि डायरेक्ट FIR करा दे रहे हैं। ठीक है चंद्रशेखर जी मात्र 30 सेकंड में अपना आखिरी कमेंट रखिएगा। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये फैसला नहीं था, ये तो पटाक्षेप कर दिया बिना मतलब के पटाक्षेप। रिजल्ट तो निकला ही नहीं। यानी स्थिति ये हो गई कि आज की डेट में जो माननीय खाद्य सचिव महोदय हैं उनको यानी उन्होंने ये संदेश दे दिया कि मैं तो विभागीय मंत्री को भी कुछ नहीं समझता, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। ठीक है, चलिए समय समाप्त हो गया। चंद्रशेखर जी, भास्कर जी, सचिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। सचिन जी फौरन लौट नहीं पाऊंगी मैं आपके पास, समय समाप्त हो गया है। लेकिन जिस तरीके से ये तमाम चीजें उत्तराखंड में देखने को मिल रही है, अब सरकार से ये अपील है कि जल्द से जल्द राशन विक्रेताओं की समस्याओं का समाधान किया जाए और उससे पहले जो नौकरशाही लगातार हावी होती जा रही है अफसरशाही पर, उस पर लगाम लगाई जाए ताकि इस तरीके की चीजें दोबारा ना हो। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे NB न्यूज। नमस्कार।